नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के प्रोग्राम में मैं आपसे चर्चा करने वाला था अदानी विषय को लेकर। कल जिस तरीके से अदानी की बचाव पक्ष में मुकुल रोहतगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो एक्सचेंज फाइलिंग में अपने नवंबर 27 को उन्होंने रिपोर्ट किया था कि उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, गौतम अदानी, सागर अदानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किए हैं, वो गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ग्रुप का $55 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ है 11 लिस्टेड कंपनीज में, वो एक अंतरराष्ट्रीय कहिए कि एक षड्यंत्र के तहत वो करवाया गया है। तो भारत के खिलाफ हैं, वो अदानी के खिलाफ हैं। सोवरेनिटी ऑफ अदानी इज इक्वल टू सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कहा नहीं, उनका मतलब उससे यही निकलता है। और उन्होंने फॉर्मर एजी ने ये भी कहा है कि गौतम अदानी की जो यूएस इंडाइटमेंट है, उसमें 2 काउंट्स पर, काउंट 1 और काउंट 5 पर, उन पर कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। और उन्होंने कहा है कि ना उन पर, अदानी साहब पर, ना सागर अदानी पर कोई ब्राइबरी या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्ज लगे हैं। जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं वो क्योंकि जो कंपनी है अजूर पावर, जो मलेशिया में रजिस्टर्ड थी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग थी नवंबर 23, 2023 से, उस पर लगे हैं, ना कि गौतम अदानी या सागर अदानी पर। और उन्होंने कहा है कि जो इंडाइटमेंट है वो 5 काउंट्स को शो करती है, जिसमें काउंट 2, 3, 4, जिसमें अलेज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, अलेज्ड वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और अलेज्ड सिक्योरिटी फ्रॉड, ये 3 काउंट्स पर उनके ऊपर गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पे नोटिस हैं। कोई वायलेशन फॉरेन करप्शन एक्ट, एफसीपीए एक्ट के तहत उनकी इंडाइटमेंट नहीं होती है। ये यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और जो सिविल कंप्लेंट है यूएस के एसईसी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की, उसमें खाली 3 काउंट पर क्रिमिनल इंडाइटमेंट है, ना कि ब्राइबरी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पर। यह मुकुल रोहतगी का कहना है। हालांकि बचाव पक्ष के विपक्षी के पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनका यह कहना है कि सेबी का जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका एसईसी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसके तहत पहले भी 2 केसेस, चाहे वो लुई बर्जर का केस हो या उससे पहले एक और केस था, उन दोनों केसेस में सीबीआई की इंक्वायरी, जब एसईसी ने सिविल कंप्लेंट फाइल की थी तो सीबीआई इंक्वायरी 2016 और 2018 में हिंदुस्तान में भी हुई थी। तो अदानी का बचाव पक्ष ये सरकार क्यों कर रही है, ये समझने की जरूरत है। हम अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे समझना चाहेंगे कि अब सरकार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो पहले रहे, एजी रहे मुकुल रोहतगी, उनके बयान से जो पहले भी बीजेपी के बचाव पक्ष में कई दफा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी बचाव पक्ष में रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ केसेस में, आपको क्या लगता है, सरकार क्या अदानी को बचाने में लग गई है और इसी वजह से पार्लियामेंट में इस पे चर्चा, डिबेट नहीं हो पा रही है? गिरीश जोशी जी। आत्मजीत जी, पहले तो देखिए, सुबह से एक ही आदमी को टास्क दे दिया गया है, वो है मुकुल रोहतगी जी। वो सारे एएनआई चैनल्स इस पे उस पे जाके वो सफाई देते चले जा रहे हैं। नाम तो इंडक्टेड है। आप देखिए उनका जो प्रोसीजर था, पहले इसकी पूरी इंक्वायरी हुई, इंटेलिजेंस गैदरिंग हुआ, उसके बाद ये कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जाने से मैं आपको बताऊं, वो जो नहीं बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उसमें 103 में जो एलिगेशन किए हैं कि 17 मार्च 2003 को एफबीआई के स्पेशल एजेंट्स ने इनके सागर अडानी के घर पे रेड करी है। वहां पे उन्होंने उनके कंप्यूटर्स और जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने फ्रीज किए एफबीआई ने विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो बाकायदा सर्च वारंट लेके गए। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो डिफेंडेंट्स हैं, उसमें डिफेंडेंट में गौतम अडानी और विनीत जैन का भी नाम है। वो डिफेंडेंट इसलिए क्योंकि वो अभी तक केस फाइल नहीं हुआ था। उन्होंने इंफॉर्मेशन जो ले करी थी कि भाई इसमें ये मैटर मिला है, तो हम लोग इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और वो जो रेड करी है उसका प्रूफ बाकायदा उन्होंने वहां पे दिया होगा। और उन्होंने कहीं पे से बोला भी था कि एक्सेल शीट भी मिली है, इनके ट्रांसक्रिप्ट भी मिले हैं, जो ये किस किस से बात कर रहे थे, किस ऑफिसर से बात कर रहे थे। तभी तभी तो उनको पता चला है कि किस किस स्टेट में इनको ये एडवांटेज मिला है। अभी एजूर का जो ग्लोबल पावर का था, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास पावर सेक्टर में इतने ऑर्डर्स हैं, उसके लिए आपने अजूर को वहां से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को जो भी उन्होंने फायदे दिए हो, वहां से वो वॉकआउट करके वो एजीएल के फेवर में निकल जाता है और वो उनका वहां पे
ऑर्डर पोजीशन गैदर करके बता रहे हैं कि हमारा इतने पास है। उसके बाद यहाँ पे आरटीआई से भी तो पेपर्स मिले हैं कि भाई वो जो रेट पे ले रहे थे उसमें तो इवन सोलर कॉर्पोरेशन को भी दे हैव नॉट लिटरली एग्रीड टू दैट रेट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी कंपनी ड्यू डिलीजेंस करेगी तो उसको ये पता होता है कि अभी मार्केट का प्राइस क्या है, और उससे ज्यादा अगर आप रेट में आप ले रहे हो तो देयर इज समथिंग अ मिस्टेक। लेकिन इसमें एक चीज ये बोलना भूल गए रोहतगी साहब कि वहां पर जब भी आप जाते हो मनी लेने के लिए, तो वहां पे इट रिक्वायर्स मैंडेटरी डिक्लेरेशन विद टू स्ट्रिक्टली एडर टू द एक्ट ऑफ एफसीपी। ये आपने वहां पे अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि फॉरेन करप्शन एक्ट के अंदर जो हमने पूरा पढ़ा है उसके अंदर कोई भी वायोलेशन हम नहीं करेंगे, ऐसा अंडरटेकिंग आपने देना है वहां पे। वो देने के बाद ही आपको परमिशन मिलती है। तो व्हाट हैपेंस टू दैट, उसमें जो भी सिग्नेटरी है वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और रोहतगी साहब आ रहे हैं तो वो एक तो प्रोफेशनल एडवोकेट हैं। फिर आप देखिए इनका इतिहास भी थोड़ा देख लो कि 2002 में 2002 के गुजरात राइट्स में वो मोदी जी के वकील थे। 2017 में जो एसआईटी बनी थी जस्टिस लोया और सोहराबुद्दीन के मर्डर की, उसमें अमित शाह जी को वो निकाल के आए हैं बचाकर। फिर आर्यन खान के केस में भी वही थे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग है कि विजय माल्या और सबके सामने जब केस हुए रिकवरी के, तो उसमें भी एडवोकेट कंसोर्टियम विद एसबीआई मुकुल रोहतगी थे। फिर उसमें कितना हेयर कट मिला और कितने में रिकवरी हुई वो सब जानते हैं। तो इनका ये रेपुटेशन रहा, ये बहुत अच्छे बचाव कर रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से इनको अडानी जी को भी वही मिला होगा कि ये कैसे भी करके निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि अनलेस दे आस्क फॉर द पेपर्स, अभी अगर आप वहां पे एडमिट करते हो और आप पेपर्स मांगते हो, ऑब्वियसली इनके एडवोकेट्स ने वहां पे कोशिश करी होगी, वो मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई जब उनको पता था कि उनके घर पे रेड हुई है 27 मार्च को, दैट इश्यू वाज नॉट इन्फॉर्म टू सेबी। ये तो हिंदुस्तान में गलती है, यहाँ पर ये ऑफेंस है, आपने नहीं करा क्योंकि आपकी मार्केट डिस्टर्ब हो रही थी। टोटल का रिमार्क जो आया है, वो टोटल का रिमार्क भी आपने ऑफिशियली सेबी को नहीं बताया कि भाई वो क्यों करा है उसने, और वो जी बिल्कुल क्लियर है। और टोटल गैस से अगर निकलता है तो आप समझ लीजिए कि काफी गुजरात में ही बहुत बड़ा नेटवर्क है टोटल गैस का। वो सारे जितने भी सप्लाईज हैं डोमेस्टिक में, दैट इज डन बाय टोटल गैस। फिर इनके पेट्रोल पंप्स भी शुरू हुए। तो ये सारा जो इम्पैक्ट आएगा इसको कैसे रिकवर करेंगे, तो वो अब ट्रंप आने के बाद भी अगर उसमें होता है तो वर्स्ट कम सिनेरियो अगर आप देखो इफ यू स्टडी, तो उसमें सेटलमेंट होता है, लेकिन सेटलमेंट टू दैट अमाउंट एंड वेरी हैवी पेनल्टीज। तो अगर वो आप चुकाने जाते हो, लेकिन उसके पहले तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। अगर आप करते हो कि भाई मैं पेनल्टी भरने को तैयार, दैट मींस यू एडमिट दैट यू हैव डन अ फॉल्ट। तो बहुत ही कैची सिचुएशन है, इसमें से निकलना इसीलिए शायद पार्लियामेंट को बंद करना परवड़ेगा लेकिन जवाब देना नहीं परवड़ेगा। जी, इसमें दो चीजें मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। अजूर पावर का आपने नाम लिया। अजूर पावर का मदनगीर दिल्ली में भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, और अगर आपने पूरी चार्जशीट में देखा हो, 12 गीगावाट बिजली के कॉन्ट्रैक्ट, सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको 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 इन्होंने सिक्योर किए थे, जिसमें 8 गीगावाट के जो थे वो अदानी के पास थे, 4 गीगावाट के अजूर पावर के पास थे। और अजूर पावर कोई डायरेक्ट इंडाइक्टेड नहीं था, उसने डायरेक्टली कोई ब्राइब्स नहीं पे की इंडियन ऑफिशियल को। ये कहा जाता है कि अदानी ने अजूर पावर के 4 गीगावाट के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो ऑफिशियल्स को ब्राइब दी। जब वो पैसा उन्होंने मांगा, जो भी 600-650 मिलियन डॉलर जो खर्चा हुआ ब्राइब देने का, तो अजूर पावर ने कहा भी हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास जो 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 2.7 गीगावाट के प्रोजेक्ट हम आपको दे देते हैं, और हम 1.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट से ही अपना काम चला लेंगे। तो 8 प्लस 2.7 10.7 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स अदानी के पास चले गए। जो 1.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट बचे भी थे अजूर पावर के पास, उसका यह कहना है कि अदानी इस फिराक में थे कि वो 1.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट भी इवेंचुअली पैसा रेस करके बॉन्ड्स के थ्रू उनसे वो ले लेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनको पार्टनरशिप किसी को देनी पड़े, ये तो उनको बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करना था। इस वजह से अजूर पावर के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, और यही वजह है कि सीडीपीक्यू जो पेंशन फंड चलाती है कनाडा का, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो अब सारा जो दोष है वो जिस तरीके से मुकुल रोहतगी जो अपने एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने जो बात की, उसमें सारी इंडाइटमेंट जो है वो अदानी अजूर पावर जो उनका और जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है सीडीपीक्यू कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उस पे करने का नाम कर रहे हैं। और सारा टीकरा ये रंजीत गुप्ता, साइरल काबनेस जो वहां फ्रांस के और कनाडा के सिटीजन हैं, और अजूर पावर के ऑफिशियल्स के ऊपर ये
थोपा जा रहा है। हालांकि दीपक मल्होत्रा और सौरभ का नाम इसमें नहीं आ रहा है। दीपक मल्होत्रा और सौरभ कंपनी से रिजाइन कर चुके थे, पर उनका भी नाम इसमें है। कहीं ना कहीं अपना बचाव रखने के पक्ष में ये अजूर पावर और सीडीपीक्यू पे सारा मामला दोष मढ़ रहे हैं। एक खबर और आई है कि 175 मिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स रेज किए डायरेक्टली अदानी ग्रीन एनर्जी ने, या अदानी की जो एनर्जी कंपनी है एनर्जी इंडिया ने, वो सारा मामला जो है, वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो ब्राइब देने में, जो भी 20 लाख या 25 लाख रुपए पर मेगावाट या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में 50 करोड़ का सीधा सीधा अनुदान जो एसईसीआई के थ्रू स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दिया जाना था। अब बचाव पक्ष का यह कहना है, या अदानी का यह कहना है, जो उनकी मीडिया रिपोर्ट आई है, कि ऐसी कोई लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या फेडरल एजेंसीज के पास नहीं है जिसमें खुलासा हो सके कि यह रिश्वत किसको दी गई। तो क्या अदानी अपने बचाव पक्ष में अपने जिनके साथ इनके अनुबंध थे, अजूर पावर और सीडीपीक्यू, इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी तरफ क्या वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई लिस्ट रिश्वत की जो पे की गई, यहाँ पे जो पैसा दिया गया रिश्वत का, उसमें एफसीएपीए में वो कवर नहीं होता है? क्या इसमें क्या सच्चाई है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक कैच है जिसपे ये बता नहीं रहे हैं। जो सोलर कॉर्पोरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये रेट एग्रीड टू सब्जेक्ट टू कंडीशन था, मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड प्रोजेक्ट था ये। अब मैन्युफैक्चरिंग लिंक के अंदर आपको सोलर सेल्स भी मैन्युफैक्चर करने हैं, सारा आपका इन हाउस होगा, देन यू कैन अडॉप्ट। क्यों कि दैट अदर एक्सपेंसेस यू कैन जस्टिफाई कि दैट इज बीइंग चार्ज फॉर दिस। वो परपेचुअल होता है। आज मैं 100 रुपया ले रहा हूं, फिर मैं 80 लूंगा, फिर मैं 60 लूंगा, जैसे ही मेरा वो रिकवर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी फंसेगी कि आपने इसको अंडरटेकिंग दिया हुआ था, तो इसने मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा प्रोजेक्ट सबमिट करा है? तो विल गवर्नमेंट बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम दैट? उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट पीएसयू है। वो उस पीएसयू ने आपको लिख के दे दिया कि हम इतने में लेंगे, सब्जेक्ट टू इट्स ए मैन्युफैक्चर्ड लिंक। ये अजूर का जो इश्यू है वही है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, वो आपने ले ली है, लेकिन दैट इज नॉट इन टू योर नेम, और उसने भी कोई उसको प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं कर दिया था। तो अगर आपके पास पूरी फैसिलिटीज नहीं है तो आपने रेंट तो बिल्कुल मिनिमल लेना है, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है उसमें। ये मुंद्रा का भी केस में जो था, इन्होंने लैंड की जो जस्टिफिकेशन दी थी कि वो इतनी हुई क्यों, कि जब उन्होंने ली तब तो मार्सी लैंड था, उसने डेवलप करा, उसने डेवलप करने के बाद उसमें काफी कुछ पैसे डाले, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो वो हो रहा है। तो दिस इज हाउ दे विल ट्राई टू जस्टिफाई दिस। मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग केस दे दूं, इसके पहले भी एक हुआ है, दैट वाज एबीजी शिपयार्ड। आज वो पार्टी बिल्कुल नदारत हो गई। एबीजी शिपिंग का भी यही पोजीशन था, उनको अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो दे विल हैव टू से कि उनके पास 300 से 400 करोड़ के शिपिंग के वहां पे पोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस है विद पब्लिक शेयरिंग। उसमें काफी पोर्ट्स पे उन्होंने इनकलकेट करके बड़े हाई रेवेन्यू पे उनसे शेयरिंग किया था, ये बताने के लिए कि हमारे पास $300 से भी ज्यादा के मिलियन के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और फिर उन्होंने जाके लिया था नॉर्वे या स्वीडन में कहीं पे पोर्ट, तब तक शायद साउथ के किसी पोर्ट ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि वो इन टाइम वहां पे वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो ये जो रवैया है हमको विश्व गुरु बनने का विथ फॉल्स पेपर्स, ये शायद बहुत ही बुरा मिसफायर होगा। और ये नौटंकी तब तक चलेगी जब तक आपके पास यूरोप में कोई अपॉर्चुनिटीज है। जैसे ही आप ब्रिक्स में जाते हो, तो ब्रिक्स के में आपके पिताजी और दादाजी वहां बैठे हुए हैं, वो जो आपके बगैर पेपर के आपको कोई काम देंगे नहीं, या वही काम आपको देंगे जिसके आप लायक हो। तो आर यू रियली मेकिंग अ मोकरी ऑफ द कंट्री? आप कितने सीरियस हो? आपको जो भी डेवलपमेंट करना था, आपने जो बताया, आपने बड़े धड़ल्ले से स्टार्टअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, सब किया, वेयर आर दे? आपने पॉवर्टी रिटर्न दिया, तो ये पॉवर्टी जो आप बोल रहे हो कि हम इरेडिकेट करेंगे, वो 5 किलो अनाज देने से नहीं हो रहा है। व्हाट हैव यू डन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? आई तो ये सारे क्वेश्चंस उसके बाद आएंगे। और आप जिसके भरोसे बैठे हो कि आपको बेल आउट कर लेगी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, वो तो अभी खुद फचड़े में पड़े हुए हैं। उनका $100 मिलियन का तो खुद का वहां पे लफड़ा लगा हुआ है कि पैसा, और नाउ दे विल नॉट बी एबल टू स्क्वीज मनी फ्रॉम द पार्टी। अब जैसे ही वो दादागिरी करने जाएंगे, बोलेंगे वी आर गोइंग टू ब्रिक्स, चलो ठीक है, वहां पे तो सस्ता चल रहा है, हमको उधार भी मिलेगा, क्योंकि चाइना की इस बात में मास्टरी है, वो आपको रोकेगा नहीं। आप प्रोग्रेस की बात करोगे तो दे विल फंड यू एंड आल्सो मेक यू ग्रो, जो उन्होंने अफ्रीका में भी किया, स्मॉलर कंट्रीज में किया है, वियतनाम में किया है, अफगानिस्तान में किया है। अफगानिस्तान में रिसेंटली देखो देयर इज अ कमिंग ए रिमार्क, क्योंकि वुमेन लिबरेशन का जो एटीट्यूड है ना, वो चाइना ने बहुत पहले शुरू किया था। वो मानते हैं कि दिस इज द वे टू प्रोग्रेस। अगर 50% पार्टिसिपेशन वुमेन का होगा, द ग्रोथ इज फास्ट। अभी शायद उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में विमेन कैन स्टे एट होम एंड डू, अभी कारपेट वीविंग का,
और ये काम वो धीरे से शुरू करने दे रहे हैं। तो देयर इज ऑल्सो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज, माइंडसेट चेंज। तो इसके अंदर ये सब आपको करने जाओगे तो लीगल फचड़े में आप फंसोगे, क्योंकि आप, और ये तो बिल्कुल ओपन है कि सर एक पार्टी विद इन 15 ईयर्स वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी फाइनेंस में तो नहीं आ सकती। व्हाट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड, हाउ दे हैव हैपेंड। और इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट कौन सा, टाटा को भी का सम काप दे दो तो उनका टीसीएस को भेजा जाता है ड्यू डिलीजेंस करने के लिए, वो हर काम में हाथ नहीं डाल देते। आपको तो बता दिया गया कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। अभी आप देखिए इनके जो अडानी एयरपोर्ट्स पे जो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, वो तो कई सीनियर रिपोर्टर्स ने बताया कि वो लेबर को बाकायदा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनको 5,000 रुपए का धंधा करना है, फिर वो 8 घंटा हो, 12 घंटा हो, 15 घंटा हो, उसका ड्यूटी तब पूरा होगा जब आप 5,000। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन का सेंसिस है, और उन्होंने सीएसआर में कितना पैसा लगाया उसका आरटीआई में कोई जवाब देगा? एवरी कंपनी इज हैज ए कंपल्शन। वो 2% था, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया, फिर 2% में से हमारी सरकार ने बोल दिया वो पीएम केयर फंड में डाल दो, तो सीएसआर पे वहां भी प्रेशर आया। इनका एक्चुअली काम है सीएसआर में कि वो जहां पर भी वो कमा रहे हैं उस गांव का, उन्होंने उस तालुके का, उस विलेज, वहां पे कोई सोशल वर्किंग करना है, जैसे स्कूल बनानी है, इंस्टीट्यूट बनानी है, कोई लेबोरेटरी अगर कोई मांगता है तो उसको बना के। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो वर्क इन सीएसआर। तो ये सब जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसमें आपकी इंप्रेशन खत्म हो रही है, और ये तो आप भूल ही जाओगे। अभी आप और कोई प्रोजेक्ट लेके जाओगे और एफडीआई की आप उम्मीद करो, क्योंकि $175 मिलियन ही तो यूएस इन्वेस्टर्स के अडानी लेके आए। $750 मिलियन जो उन्होंने आपने बाहर से उठाए, वो भी तो कल सवाल उठाएंगे ना कि भाई आप लोग लेके गए, इसका मतलब ये कि आपके पेपर्स गलत थे। तो दैट क्वेश्चंस आर स्टिल अवेटेड। अभी तो सिर्फ यूएस कोर्ट से आया है, दूसरे भी जो एफडीआई इन्वेस्टर्स हैं वो या वापस मांगेंगे या दे विल कम एंड डेफिनेटली फाइल अ केस। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इसमें एक बात और ऐड कर दूं, रिलायंस पे भी, जो अनिल अंबानी की रिलायंस है, उस पर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए झूठी बैंक गारंटियों के पेपर देने की बात हुई। और अजूर पावर के पास जो विसल ब्लोअर राइट्स हैं, वहां पे जो यूएस की गवर्नमेंट के पास की जो भी कंपनियां वहां ऑपरेट करती हैं, वो विसल ब्लोइंग के लिए किसी भी वहां के एम्प्लॉय पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा सकते कि आप जो है कोई गलत चीज हो रही होगी तो आप यूएस फेडरल एजेंसीज को नहीं बताएंगे। ऐसा अनुमानित होता है कि अजूर पावर के ही कुछ ऑफिशियल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो थी अदानी ग्रीन एनर्जी या ग्रीन अदानी एनर्जी कंपनी के साथ, इंडिया अदानी एनर्जी इंडिया के साथ, उसमें कहीं उन्होंने ये सब चीजें पाई, और उसके बाद ही ये मामला जो है डीओजे और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के पास गया, जिसमें फेडरल एजेंसीज की भी कार्रवाई हुई। जो आपने मूडीज की बात की, मूडीज ने अभी ऑलरेडी अदानी की 7 फर्मों पे उसको डाउनग्रेड किया है। एसईसी के चार्जेस के बाद अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और साइरल कार्बोनस जो एग्जीक्यूटिव हैं अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड के, उसके मैसिव ब्राइबरी पे करने की $265 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। इसका अगर अनुमानित करें तो 2029 करोड़ या 2200 करोड़ रुपए एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो तय होता है। अदानी की जो मूडीज की रेटिंग है, उन्होंने 7 अदानी ग्रुप एंटिटीज पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनके रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप RG1 को नेगेटिव करार दिया है स्टेबल से, और यही उन्होंने बाकी 7 कंपनियों के लिए किया है। और ये सिर्फ मूडीज ने नहीं किया, फिच ने भी अपनी जो रेटिंग्स हैं उनको मूव किया है नेगेटिव पे। S&P ग्लोबल ने भी फ्राइडे को रेटिंग्स को नेगेटिव पे मूव किया है। और यूएस ने जो कहा है कि वो इस पे तुरंत कार्रवाई करेगा और इसको हाथ से जाने नहीं देगा। अब बात यह आ जाती है कि टोटल एनर्जीज का रिएक्शन जो अदानी इंडाइटमेंट पे हुआ, जिसमें उनके अदानी और उनके नेफ्यू के खिलाफ जो डीओजे ने एलिगेशंस लगाए, टोटल एनर्जीज ने तो टोटल अपना जो केस, अपना जो उनके साथ कोलैबोरेशन था वो वापस ले लिया है, क्योंकि ब्राइब देना और उस पैसे को यूएस एक्सचेंज से, बॉन्ड्स के माध्यम से या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उसको रेज करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है यूएस में। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में तो 20-25 साल की सजा है ही है। इस तरीके से फ्रॉड करना इन्वेस्टर्स के साथ, वहां के कंज्यूमर्स के साथ जो वहां पे आपके शेयर्स खरीद रहे हैं उनके साथ, तो एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी मानी जाती है। टोटल एनर्जीज का जो रुख है वो कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटोस ने जो अनाउंसमेंट की थी पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कैंसलेशन किए थे सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसमें उनका मेन एयरपोर्ट नायरोबी में और एनर्जी का एक प्रोजेक्ट उन्होंने कीनिया में देना था। उन्होंने साफ पार्लियामेंट में कह दिया कि अदानी को अब वो नहीं मिलेंगे। ये नहीं भूलना चाहिए कि टोटल एनर्जी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 19.75% अदानी ग्रीन में उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बावजूद
अगर वो अदानी की कंपनी के साथ अपना टाई अप या अपना कोलैबोरेशन तोड़ देती है, उसको उसकी रेमिफिकेशंस पता है कि उसमें कितना नुकसान उनका होगा अगर वो ये करते हैं। बशर्ते उन्होंने ये किया, इसका मतलब है कि फ्रेंच एनर्जी जायंट टोटल को भी मालूम है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है और अननेसेसरली अपना नाम वो इस इन्वेस्टिगेशन में कभी भी आने देने की वो नहीं करेगी, वो कभी भी कवायद नहीं करेगी। हालांकि कोई ब्राइबरी और करप्शन चार्जेस टोटल के अगेंस्ट नहीं है, पर फिर भी इस तरीके का रुख अगर वो लेते हैं तो मुकुल रोहतगी के खाली ये कह देने से कि अदानी और उनके नेफ्यू को कोई ब्राइबरी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए चार्जेस नहीं किए गए हैं, ये एक बेईमानी है। ये सिर्फ एक डाइवर्जन है और उसको डाइवर्ट करके मामले को जो है वो लीपापोती की जा रही है। पर मामला क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।